वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2008 की व्हाट हैपेंस इन वेगस मूवी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम जूली नाम की एक हॉट सी लड़की को देखते हैं जो एक थोड़े ऐसे दिखने वाले विलियम नाम के लड़के को डेट कर रही है। आज विलियम का बर्थडे है दोस्तों, तो जूली बड़ी एक्साइटेड होती है। वो सुबह ऑफिस जाने से पहले विलियम से कह देती है कि आज मैंने द बॉब रेस्टोरेंट में 8:30 पे रिजर्वेशन करवाया है, तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और शादी की प्लानिंग भी कर लेंगे। विलियम कहता है कि तुमने फिर से प्लान बनाने के लिए एक प्लान पहले से बना के रखा हुआ है, जिसपे जूली हंसती है और फिर उसे बर्थडे विश करके अपने ऑफिस चली जाती है। अब हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके दरवाजे पे इस तरह की लड़की दस्तक देती है और कहती कि सर क्या आपको कुकीज चाहिए। अब उसे देखकर जैक बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और किसी भी तरह उसे अपने बेडरूम तक लेकर जाना चाहता है, मगर कुकी खरीदने के लिए उसके पास खुले पैसे नहीं होते। तो वो अपनी मजबूरी जब उस लड़की को बताता है तो वो कहती वेल मेरे पास कुकीज भी नहीं है, और वो सीधा उसकी बाहों में चली जाती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें समझ आता है दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और हर वीक रोल प्ले करते हैं, मगर ये दोनों डेट नहीं कर रहे, बस अपनी हवस पूरी कर रहे। खैर सुबह सुबह ये सब करने के बाद जैक जाता है अपने वर्क प्लेस पे। वो एक कारपेंटर शॉप पे काम करता है, जहाँ वो काम करने के बजाय जाते ही स्पोर्ट्स देखने लग जाता है और अपने साथ साथ बाकी वर्कर्स को भी इसमें उलझाकर पूरे मस्त मजे करता है, उनके साथ बेट लगाता है और ये सब उसके बॉस देख लेते हैं। हालांकि उन्हें देखते ही जैक तो काम करने की एक्टिंग करने लगता है, मगर वो उसी वक्त काम से उसको निकाल देते हैं, जिसपे जैक कहता है कि आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको मेरे साथ एक बास्केटबॉल मैच खेलना होगा, अगर आप जीत जाओगे तो मैं काम छोड़ दूंगा। और सही में दोस्तों वो जीत भी जाते हैं, जिसके बाद जैक इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि आप मेरे डैड हैं, आप मुझे काम से कैसे निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था बेटा, ताकि तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनो। अब दोस्तों रात को हम जूली को देखते हैं जिसने विलियम के लिए उसी के घर में सरप्राइज पार्टी का प्लान करके रखा हुआ है। उसने विलियम के सारे फ्रेंड्स और कॉलिग्स को बुलाया होता है। यहाँ जूली अपनी बेस्ट फ्रेंड टिप्सी को बताती है, तुम्हें पता है मैंने अपने और विलियम के लिए लॉस वेगस की ट्रिप भी प्लान करके रखी हुई है। टिप्सी कहती है तुम्हें तो वेगस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है अरे विलियम तो है ना, आज उसका बर्थडे है तो सरप्राइज भी उसके हिसाब से होना चाहिए ना। तभी बजती है डोरबेल और जूली समझ जाती है कि विलियम आ चुका है, इसीलिए वो सारे गेस्ट्स को छिप जाने के लिए कह देती है और फिर वो बड़े ही प्यार से दरवाजा खोलती है, विलियम को हक करते हुए वेलकम करती है। वो तो उसको अंदर ले जाने की जल्दबाजी में होती है, मगर विलियम उससे कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, एक मिनट जरा रुको। फिर वो अपने दिल की बात कहना शुरू करता है कि देखो तुम बहुत ही हैपनिंग बंदी हो, तुम में बहुत ही एनर्जी है। अब बैड की परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी टाइम मैं थका हुआ रहता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ प्लान करती रहती हो और मैं सच बताऊं तुम्हारी एनर्जी को मैच नहीं कर पाता, इसलिए मुझे काफी बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी मेरे सारे फ्रेंड्स और कॉलिग्स को घर पे बुला लो, प्लीज। साफ साफ कहूं तो मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, बस अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दोस्तों ये सुनकर जूली रोने लगती है। अब विलियम लाइट्स ऑन करता है देखने के लिए कि क्या ये सच में रो रही है। तभी सारे जो मेहमान थे हल्के से कहते हैं कि सरप्राइज, क्योंकि उन्होंने भी तो इनकी सारी बातें सुन ली थी, पर अब वो और ड्रामा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो सामने आना ही बेहतर समझते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर विलियम शर्मिंदा हो जाता है और जूली रोते हुए चली जाती है। वो जाती है सीधा टिप्सी के साथ उसके बार में, जहाँ टिप्सी बारटेंडर का काम करती है। खैर दोस्तों अभी दोनों मिलकर सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जूली विलियम की दी हुई रिंग को उतार कर राइट हैंड के फिंगर में डाल देती है, क्योंकि वो टेक्निकली अब एंगेज्ड नहीं है, पर वो विलियम से अभी भी प्यार करती है, इसलिए उसकी दी हुई रिंग को फेंकना नहीं चाहती और ना ही टिप्सी जूली की वेगस वाली ट्रिप का पैसा बर्बाद होने देना चाहती है। इसलिए वो जूली से कहती कि चलो वेगस हम दोनों घूम कर आ जाते हैं, तब तक हो सकता है कि विलियम का दिमाग ठिकाने आ जाए और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी ओर जैक भी काफी परेशान है दोस्तों। वो अपने लॉयर फ्रेंड जेम्स के साथ एक बार में बैठकर शराब पीता है और उससे पूछता है क्या हम मेरे डैड पे कोई केस नहीं कर सकते क्या। वो कहता है कर तो सकते हैं, पर बड़ी वो तुम्हारे डैड हैं, जरा रहम करो यार उन पे। जिससे जैक का दिमाग और खराब हो रहा होता है और वो उसी वक्त फैसला करता है कि कल तो हम वेगस के लिए निकल जाएंगे, वहां रहेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, फिर वापस आकर सोचते हैं क्या करना है। तो इस तरह दोस्तों जूली अपने फ्रेंड के साथ और जैक अपने फ्रेंड के साथ पहुंच जाता है वेगस। किस्मत से ये दोनों एक ही होटल के एक ही कमरे को बुक कर लेते हैं। दरअसल उनके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है, जिसकी वजह से वो जूली और जैक दोनों को एक ही रूम में स्टे करने को दे देते हैं। हालांकि जूली पहले से उस रूम में मौजूद थी, वो और टिप्सी दोनों वॉशरूम में नहा धो रहे थे, तभी वहां पे जेम्स आ जाता है, जिसको देखकर दोनों की हालत खराब। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लग जाती हैं और फिर उसको कोई बेकार सा आदमी समझकर पीटने लग जाती हैं। पीटते पीटते उसे वॉशरूम से लिविंग रूम तक लेकर आती हैं। तब वो वहां जैक को देखती हैं तो दोनों अनजान मर्द को देखकर उनकी हालत और खराब हो जाती है। वो अपने सेल्फ डिफेंस में दोनों पे टूट पड़ती हैं दोस्तों। और फिर जब इनको सारा खेल समझ में आता है तो ये होटल स्टाफ से जाकर बातें करते हैं और इसके बाद होटल वाले इन दोनों को अलग अलग 2 पेंट हाउस सूट में रहने का मौका देते हैं, साथ ही कुछ वीआईपी कार्ड्स देते हैं
जिससे ये लोग बड़े बड़े क्लब और बार्स में फ्री एंट्री ले सकते हैं, वहाँ खुलकर मौज मस्ती कर सकते हैं और फ्री में सारी फैसिलिटीज का मजा लेने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, रात होते ही ये चारों एक लंबी सी व्हाइट गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं वेगस की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। हालांकि जूली टिप्सी के साथ डिनर पे जाना चाहती थी, मगर जैक उसमें इंटरेस्ट लेता है और उसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए डेयर देता है। ड्रिंक करते हुए दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों ही न्यूयॉर्क से हैं। पहले तो दोनों ही यहाँ आने की वजह को लेकर झूठ बोलते हैं, मगर फिर सारी असलियत बता देते हैं। जूली बता देती है कि मुझे मेरे होने वाले पति ने डंप कर दिया और जैक बता देता है कि मेरे डैड ने मुझे अपनी फैमिली बिजनेस से लात मार दी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ही साथ एंजॉय करने लग जाते हैं और खूब शराब पीते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ये बातें भी करते हैं कि हम दोनों बड़ी हैं, हम कभी भी अपने दायरे को क्रॉस नहीं करेंगे। मगर दोस्तों ये एक ही रात में शादी भी कर लेते हैं और इंटीमेट तो कॉमन बात हो गई। अगली सुबह जब जूली होश में आती है तो अपने रिंग फिंगर में जैक की दी हुई रिंग को देखती है और उसे जब रात के उस कांड के बारे में याद आता है तो वो बड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वो जाकर मिलती है जैक से और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि हम डिवोर्स ले लेंगे। इस वक्त जूली एक लॉटरी खेल रही होती है वेंडिंग मशीन पे और तभी ये दोनों डिवोर्स की बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने लग जाते हैं, जिससे जूली चिढ़ जाती है और वेंडिंग मशीन की जो टिकट थी वो जैक को पकड़ाकर वहां से जाने लग जाती है। तभी वेंडिंग मशीन जोर जोर से बीप करने लग जाता है। जूली पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान, क्योंकि वेंडिंग मशीन में $3 मिलियन की लॉटरी वो जीत चुकी थी, पर उसका टिकट अभी जैक के पास था दोस्तों। तो लॉटरी वाले जैक को ही विनर मानकर उसे $3 मिलियन का चेक पकड़ा देते हैं। जूली भी जाकर साइड से वो चेक पकड़ लेती है और उस पे अपना हक जताने लग जाती है। तो जैक उसे टिकट के पैसे दे देता है और कहता है हमारा साथ यहीं तक का था, मैं इस पैसे में से तुम्हें एक और फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। तभी जूली कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो, पर अभी भी कानूनी तौर पर हम हस्बैंड एंड वाइफ है, तो आज से तुम्हारा जो कुछ भी है उसमें मेरा 50% का हिस्सा है, समझे। और दोस्तों फिर ये मामला पहुंच जाता है न्यूयॉर्क के कोर्ट में, जहां जैक की ओर से उसका लॉयर फ्रेंड केस लड़ रहा होता है। वहीं जूली अपने पक्ष में खुद ही रहती है। जेम्स कहता है कि सर इस शादी को खारिज कर दीजिए, क्योंकि ये लोग सही से एक दिन के लिए भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये साथ में कैसे रहेंगे। पर जूली सारी फोटोज और वीडियोस दिखाती है जज को, जिसमें जैक ने उसके साथ में जीने मरने की कसम खाई थी, उसे रिंग पहनाया था और लॉफुली उसे अपनी वाइफ घोषित किया था, वो भी पब्लिक में। सारी बातों को सुनकर जज ये फैसला सुनाते हैं कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक दिन में शादी हुआ और दूसरे दिन तलाक हो जाएगा, ये नहीं होता। ये तो जन्म जन्म का बंधन है। अभी तुम दोनों की शादी के सही से 24 घंटे भी नहीं गुजरे, इसलिए मैं तो डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तुम लोग एक काम करो, 6 महीने तक अपने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करो। हर हफ्ते मैरिज काउंसलर से मिलो। इन 6 महीनों में मेरी तुम पे नजर रहेगी। अगर 6 महीनों तक दिल से कोशिश करने के बाद भी तुम डिवोर्स लेना चाहोगे तो मैं डिवोर्स ग्रांट कर दूंगा और साथ ही लॉटरी के अमाउंट को भी 50-50 बांट दूंगा, 50-50। लेकिन तब तक के लिए मैं उस लॉटरी के इनाम पे स्टे लगाता हूँ। तुम दोनों में से कोई भी उसे खर्च नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों जज के इस फैसले से दोनों ही बड़े नाखुश होते हैं, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। इसलिए जूली जैक के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ आते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि जैक बिल्कुल जानवरों की तरह रहता था। उसका पूरा घर बिखरा हुआ होता है, टॉयलेट शीट तो न जाने कितने दिनों से धुले नहीं थे, मगर पैसों की वजह से वो अपना मन मार कर किसी तरह यहाँ रहने की कोशिश में लग जाती है और जैक को इंसानों की तरह साफ सफाई से रहना सिखाती है। पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं होता। जिस चीज से जूली को प्रॉब्लम होती वो तो जैक जानबूझकर करता रहता। पूरा घर और बेड सब कुछ काफी गंदा स्मेल कर रहा था, पर इससे जैक को कोई परवाह नहीं पड़ती। मगर जूली वो बेचारी अकेले ही सारा सब कुछ क्लीन करके घर को रहने के लायक बनाने की कोशिश में लगी होती है। शुरू में तो जूली कहती है मैं सोफे पे नहीं सो सकती, मैं तो बेड पे सोऊंगी। पर जब वो सोने जाती है दोस्तों तो वो इतना गंदा होता है कि क्या कहें। तो वो उससे अब सोफा खाली करने को कहती, मगर वो नहीं मानता और तब जूली बेड पे स्प्रे वगैरह मारकर किसी तरह सो जाती है और सुबह सवेरे जल्दी ही जाग जाती है। फिर वो अपनी स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर चला देती है, जिससे जैक की नींद हो जाती है खराब। उसके बाद जूली जाकर अपना फ्रेश होती है और जब वो अपना हेयर स्टाइल कर रही होती है तभी जैक को जोर से सुसु आ जाती है। पर जूली उसे थोड़ा वेट करने को कहती है और बेचारे से वेट होता नहीं, वो बर्तन धोने वाले सिंक में कर देता है। ये देखकर जूली का पारा बिल्कुल हाई दोस्तों कि कोई सिंक पे टॉयलेट कैसे कर सकता है। खैर वो फिर खुद को ही कोसती कि मेरी ही गलती है और अपने काम पे चली जाती है। इधर जैक दिन भर घर पे बस टाइम पास करता है। अब जैसे ही दोस्तों एक हफ्ता गुजरता है ना, जूली और जैक को दोनों को काउंसलर के पास जाना पड़ जाता है। वहाँ वो एक हैप्पी कपल होने का दिखावा जानबूझकर करते हैं, पर काउंसलर उन्हें फट से पहचान लेती है कि ये सब तो दिखावा है। वो कहती कि देखो तुम दोनों मुझे उल्लू नहीं बना सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों सच में अपने मैरिज पे काम करो, जिससे कि दोनों का दोस्तों मुंह बन जाता है कि इसने तो पकड़ लिया। अब एक रात की बात है, दोनों साथ में बैठकर फिल्म देख रहे होते हैं। जूली पॉपकॉर्न लेकर आ जाती है ताकि फिल्म देखने में मजा आए, मगर
अब तक जैक जिसने अपना हाथ अपने पैंट के अंदर डाल के रखा हुआ था वो उसी हाथ से पॉपकॉर्न ले लेता है और फिर जूली उसको ताना मारते हुए कहती है कि हाँ मैं तो यही चाह रही थी कि तुम्हारे वहाँ की बदबू इस पॉपकॉर्न में आ जाए, वाह मजा आ रहा है सच बताऊं तो। और ये सुनते ही जैक सारा का सारा पॉपकॉर्न उसके हाथ से लेकर अपने पैंट के अंदर डाल देता है और फिर खुद निकाल निकाल कर खाने लग जाता है। साथ ही वो जूली को ऑफर भी करता है कि लो अब तो और अच्छी स्मेल है, आप खाओ। अब अगले दिन दोस्तों जूली उसको टॉयलेट सीट का जो ढक्कन है उसको ढंग से रखने के लिए कहती है, लेकिन वो तो ढक्कन निकाल देता है ताकि उसे बार बार खोलना या बंद ना करना पड़े। अब एक दिन जब जूली जल्दी से वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है और जैसे गेट बंद करने के लिए करती है तो गेट होता ही नहीं वहाँ पे। जब इस बारे में जैक से पूछती है तो वो कहता है कि अरे वो चोरी हुई थी घर पे, चोर ने सिर्फ बाथरूम का दरवाजा ही चुराया है। इस तरह से कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से बड़े परेशान हो जाते हैं और अपना दुखड़ा रोने के लिए अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाते हैं, जो कि इनको आइडिया देते हैं कि काउंसलर की नजर में एक दूसरे को गलत दिखाओ। जैक तो जूली की स्मूदी में ढेर सारे एनर्जी कैप्सूल ही डाल देता है, जिसे पीकर जूली हर चीज में ओवर एक्साइटेड हो जाती है। हालांकि ये जूली के फेवर में ही काम करता है और वो अपने वर्क प्लेस पे बॉस के हाँ में हाँ कुछ ज्यादा ही गर्म जोशी से मिलाती है, जिससे बॉस बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि हमें जूली की तरह एम्प्लॉय चाहिए और आने वाले प्रमोशन में मैं जूली का नाम जरूर ध्यान में रखूंगा। ये तो ठीक था दोस्तों, मगर उस दवाई के ओवरडोज की वजह से जूली को हद से ज्यादा गर्मी भी लग रही होती है, जिससे वो पूरा का पूरा दिन परेशान रहती है। फिर रात में वो टिप्सी के प्लान के मुताबिक दो जवान लड़कियों को जैक के अपार्टमेंट में भेजती है। वो दोनों लड़कियां जैक से कहती हैं कि दरअसल वो हमारे अपार्टमेंट की कीक हो गई है, हमने चाबी वाले को कॉल करके बुलाया है पर उसके आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्या तब तक हम यहाँ पे रुक सकते हैं? और जैक फौरन मान जाता है दोस्तों। वो कहती है कि हमारी कुछ फ्रेंड्स भी आने वाली थी तो क्या हम उन्हें भी यहाँ पे बुला सकते हैं, और वो इसके लिए भी मान जाता है क्योंकि ये तो जैक को किसी सुनहरे सपने से कम नहीं लग रहा था। इतनी सारी जवान और खूबसूरत लड़कियां देखकर जैक का मन पिघल रहा होता है और वो चाहता है कि इस मौके का फायदा मैं अकेले क्यों उठाऊं, जेम्स को भी बुला लेता हूं। पर जैसे ही वो जेम्स को कॉल करके सारी बातें बताता है तो जेम्स तुरंत ही समझ जाता है कि ये जूली की पक्का एक चाल है। दरअसल बेटा वो तुमसे चीट करवाना चाहती है, उसका सबूत वो कोर्ट में पेश करेगी, जिससे जज 3 मिलियन यानी कि पूरा का पूरा उसको ही दे देंगे और तुम केस हार जाओगे, समझ रहे हो ना। मगर अब क्योंकि वो लोग वहां पे आ चुकी हैं तो हम भी अपने कुछ मेल फ्रेंड्स को बुला लेते हैं ताकि जूली के पास ये सबूत ना हो कि तुम सिर्फ गर्ल्स पार्टी कर रहे थे। जल्दी जल्दी जूली और टिप्सी भी आ जाते हैं और वो लोग जब देखती हैं कि जैक तो कुछ ऐसा वैसा कर ही नहीं रहा तो वो एक स्ट्रिपर को भी बुला लेती हैं। पर जैक अपने मन को बिल्कुल मजबूत रखता है कि नहीं नहीं मैं इन लड़कियों की ओर देखना ही नहीं चाहूंगा, जबकि सारी लड़कियां आकर जैक से चिपक चिपक कर उसको सेड्यूस करती है। और इसी बात का बदला लेने के लिए जैक बाकी लड़कों से कहता है कि हम इसका ठीक उल्टा करेंगे, तुम लोग कोई जूली को भाव मत देना जिससे उसका ईगो हर्ट होगा। और सच में दोस्तों ऐसा ही होता है। दोनों जूली और जैक जाकर रूम में ड्रिंक करने लग जाते हैं। इस दरमियान जैक ऐसे ही जूली को परेशान करने के लिए तुरंत टॉन्ट मारता है कि तुम तो अभी तक अपने एक्स के प्यार से उभर ही नहीं पाई हो, इसीलिए तो तुम्हें अभी तक उसकी दी हुई ये रिंग अपने पास अच्छी लग रही है। इतना सुनते ही वो तुरंत ही रिंग को उतार कर वहीं पे रख कर चली जाती है। अब नेक्स्ट काउंसलिंग के दिन जूली को काउंसलर की नजर में गिराने के लिए जेम्स जैक को खूब पीटता है, उसकी आंखें सुझा देता है मार मार कर। और जब जैक काउंसलिंग के लिए जाता है ना तो वो पूरी एक्टिंग करता है जैसे कि वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो कहता है अरे ये तो मुझे वॉशरूम के नॉब से चोट लग गई थी, मैं फिसल कर सीधे नॉब पे गिर गया और मेरा ये सर वगैरह लग गया। तो काउंसलर उससे पूछती है सच्चाई यही है ना या कोई और ही बात है, क्या तुम्हें किसी ने पीटा तो नहीं? और तब जैक दोस्तों हिंट्स ड्रॉप करता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ घर पे मारपीट करती है। और उसकी बात ना मानने पे जब जूली उन्हें वो वीडियो दिखा देती है जिसमें जेम्स जैक को मार रहा था और अपना प्लान डिस्कस कर रहा था, तो तब काउंसलर कहती है अगर ये बचकानी बातें हो गई हो तो अब सही से हम आपकी मैरिज को डिस्कस करें क्या? इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे की लाख बुराई गिनवा देते हैं, जिसे सुनकर काउंसलर बड़ी खुश और कहती है अब तुम दोनों सही मायने में प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि बिना आर्ग्यूमेंट्स के कोई रियल कपल होता ही नहीं। और फिर अगली काउंसलिंग से पहले जैक दोस्तों एक और तरकीब लगाता है। वो अपनी वो कुकी वाली फ्रेंड से कहकर जूली को कॉल करवाता है। वो खुद को मैरिज काउंसलर के ऑफिस से बताती है और कहती है कि किसी पर्सनल रीजन से काउंसलर बाहर गई हुई है, इसलिए आपका काउंसलिंग रिशेड्यूल कर दिया गया है, आप कल सेम टाइम पे आ सकती हैं। ये सुनकर जूली बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाती है और आराम से कान में ईयरफोन पर गाने सुनते सुनते नहाने के लिए चली जाती है। तभी दोस्तों उसको दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि जैक बिल्कुल टाइम से घर से निकल गया था। वो बाहर रोड पे टैक्सी रुकवाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर जूली एक बार खुद काउंसलर को कॉल पे पूछती है कि क्या आपने मेरी काउंसलिंग रीशेड्यूल कर दी है? तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम एक भी सेशन मिस करोगी तो ये तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में काम करेगा। इतना सुनने भर की देरी थी दोस्तों कि जूली तैयार होकर दौड़ पड़ती है और जैक अपने लिए जो टैक्सी रुकवाता है वो जैक को धक्का देकर खुद उस टैक्सी में बैठ जाती है। तब जूली को जैक तुरंत कॉल करता है और कहता है कि तुम टैक्सी में तो बैठ गई पर पैसे कहाँ से दोगी, तुम्हारे पर्स पे तो मैंने हाथ साफ कर लिया था। ये बात टैक्सी वाला भी सुन लेता है
और कहता है कि अगर ऐसी बात है मैडम तो जल्दी से आप टैक्सी से उतर जाइए, मैं सर को लेकर चला जाता हूँ। तो वो कहती है कुछ ले देख कर काम नहीं हो सकता क्या, और वो बदले में जूली का सीना दिखाने को कहता है। और दोस्तों जैक से ना हारने के लिए वो ये भी कर देती है, पर आगे उसे ट्रैफिक मिल जाता है और टैक्सी आगे नहीं जा पाती। तभी वो देखती है कि जैक तो पैदल ही चला जा रहा है, तो वो उसे रोकने के लिए टैक्सी से उतरकर पैदल ही भागती है। फिर दोनों इसी तरह चूहे बिल्ली की तरह झगड़ते झगड़ते किसी तरह पहुंच जाते हैं काउंसलर के ऑफिस तक। अब इस बात का बदला लेने के लिए जूली डिनर पर जैक के पेरेंट्स को बुला लेती है, वो भी बिना उसकी जानकारी के। अचानक रात में अपने पेरेंट्स को अपने घर पर देखकर जैक तो हैरान, और बातचीत से पता चलता है कि जूली ने तो उनको अपनी शादी के बारे में सब बता भी दिया। बिना बताए शादी करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे थोड़ा सुनाते जरूर हैं, मगर फिर जूली की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो सच में बहुत प्यारी बच्ची है बेटा, तुम्हें इससे अच्छी लाइफ पार्टनर कभी मिल ही नहीं सकती थी। अब अपने पेरेंट्स के सामने तो जैक एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करता है, और फिर जूली को साइड ले जाकर खूब सुनाता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को इन सब में इन्वॉल्व क्यों किया। तो वो कहती है सोचो मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए आइडल बहू बन चुकी हूँ, और जब हमारा कोर्ट मैरिज में तलाक होगा और तुम्हारे पेरेंट्स मेरे हक में गवाही देंगे तो कितना मजा आएगा। जिस पे जैक कहता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, तुम मेरे पेरेंट्स को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, इसके बदले में चाहो तो मुझसे कोई बड़ा काम करवा लो। और तब जूली उस पे अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का जिम्मा सौंप देती है, साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी वापस लाने को कहती है। इसके बाद दोस्तों दोनों खुशी खुशी जैक के पेरेंट्स के पास आते हैं और उनके साथ डिनर करते हैं। तो इस दौरान पेरेंट्स जूली को कल अंकल बैन के बर्थडे की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि कल होने वाली है। साथ ही जैक के डैड जैक की थोड़ी बुराई भी करते हैं कि आज तक इसने एक भी काम ढंग का पूरा नहीं किया, आधे में ये हार मानकर छोड़ देता था काम को। जूली की इस हरकत से जैक को जाहिर सी बात है गुस्सा हो जाता है। अब वो भी उसे हर्ट करना चाहता है। दोस्तों जूली के तो पेरेंट्स है नहीं, तो वो जाता है जूली के एक्स के पास, विलियम के पास। उस दिन जूली ने जो रिंग उतार कर घर पे रखी थी वो जैक विलियम को देते हुए बताता है कि अब इसकी जूली को कोई जरूरत नहीं है, वो फाइनली मूव ऑन कर चुकी है। वो पहले खुद को तुमसे कम मानती थी, इसलिए तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में उलझुल काम किया करती थी, मगर अब वो बिल्कुल अपने नॉर्मल सेल्फ में है। जैसे ही विलियम को पता चलता है कि जूली फाइनली मूव ऑन कर चुकी है और वो मेरे बिना खुश है, तो ये बात विलियम को हजम नहीं होती। ऊपर से जैक उसको ये भी बता देता है कि कल जूली मेरे अंकल बैन के बर्थडे पार्टी में आ रही है, अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। अब एक दिन की बात है दोस्तों, जैक के पेरेंट्स अपने सारी फैमिली फ्रेंड्स को अपनी बहुरानी से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैक की एक भतीजी भी है, उसके साथ जैक और जूली बहुत खेलते हैं। इसके बाद आता है विलियम और जूली से बातें करता है। वो झूठ कह देता है कि मैं तो इधर अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया हुआ था, तो तुम दिखी तो सोचा एक बार हेलो कर लो। फिर वो जूली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता है, मगर वो कह देती है अभी तो मैं बहुत ही बिजी हूँ, कभी और मिलते हैं। इसके बाद जेम्स को जैक के अंदर बदलाव आता दिखाई देने लग जाता है, तो वो उसे टोकता भी है कि जूली की सुंदरता के जाल में मत फंस भाई, तुम्हें उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी, बस अपने $3 मिलियन लेने हैं और उससे डिवोर्स भी लेना है, फिर सिंगल लाइफ एंजॉय करनी है। दूसरी ओर जूली के ऑफिस में उसके बॉस उससे पूछते हैं कि कल तो वीकेंड था, तुमने अपना वीकेंड कैसे एंजॉय किया। वो बता देती है कि मैं अपने हस्बैंड की फैमिली की पार्टी में गई हुई थी। बॉस हैरान दोस्तों, और कहता है कि अच्छा तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीकेंड हमारे घर पे पार्टी है, ऑफिस के सारे लोगों को बुलाया गया है, तुम भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर जरूर आना। और जब जूली ये बात जैक को बताती है तो वो साफ मना कर देता है चलने के लिए, इसलिए फिर जूली को अकेले ही जाना पड़ जाता है। अब घर पे अकेले होने की वजह से जैक जेम्स को बुला लेता है और अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है कि पता है उसने तो बड़े प्यार से मुझे साथ चलने को कहा, हाँ पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया, सख्त लौंडे की तरह मुंह पे मना कर दिया। तो जेम्स कहता है यार तुम ना बड़े बेवकूफ हो, जूली के ऑफिस में प्रमोशन का माहौल चल रहा है, ऐसे में ये गेट टुगेदर उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें तो उसके साथ जाना ही चाहिए था और एक अच्छे हस्बैंड के तौर पर समा बांधना चाहिए था पार्टी में, और इसके बदले जूली से एक पेपर पे साइन करवाना चाहिए था जिसमें तुमने ये लिखना था कि तुम अपनी मर्जी से बिना एक भी रुपया लिए हुए मुझे डिवोर्स दोगी, वरना मैं हमारी शादी का राज सबके सामने खोल दूंगा ऑफिस में। तुमने ये लिखना था कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों को पाने के लिए रह रही हो। और दोस्तों इतनी सारी बातों को सुनकर मोटिवेट होकर जैक पार्टी में जाता है। अचानक उसे वहां देखकर जूली तो हैरान, पर वो अपने विटी पर्सनालिटी से सभी का दिल जीत रहा था। ये देखकर जूली सच में बहुत खुश होती है। दोनों इस पार्टी में सच में काफी इंजॉय करते हैं, और जब लोगों को पता चलता है कि इनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है तो लोग इन्हें डांस करने को कहते हैं और फिर किस। तो जूली उसे कहती है तुम्हें लोगों के प्रेशर में आकर किस करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो फिर भी अच्छा हस्बैंड बनने के लिए किस कर देता है। आखिर में वो लोगों के सामने जूली की पोल भी खोलने की कोशिश करता है, मगर जब वो जूली की ओर देखता है तो रुक जाता है। वो आज बड़ी खुश होती है दोस्तों, और जैक उसे दुखी नहीं करना चाहता। अब इन दोनों के साथ रहते रहते 6 महीने होने वाले हैं और इन दोनों को पता ही नहीं कि ये अटैच्ड हो चुके हैं एक दूसरे से। पार्टी से लौटने के बाद दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर
कई रोमांटिक फीलिंग्स आ जाती हैं। जूली अपने ड्रेस का चेन ये बोलकर जैक से खुलवाती कि चेन से अटक गया है, खोल दो। तो जैक खोल देता है। उसका भी मन आगे बढ़ने का कर रहा था, मगर दोनों अपने अपने अरमानों पर बिल्कुल लगाम लगा कर बैठे होते हैं। इसके बाद जैक अपने डैड के कारपेंटर की शॉप पे जाता है और वहाँ पे खुद से एक टेबल बनाने में जुट जाता है कि डैड उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि पहली बार लाइफ में जैक ने अपना कोई काम बीच में नहीं छोड़ा बल्कि उसे पूरा किया है। वो समझ जाते हैं कि ये सब जूली के साथ होकर इसको असर हुआ है। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है कोर्ट हियरिंग का। जूली जैक के साथ अब थोड़ा खुश है दोस्तों, थोड़ा नहीं काफी, और अब वो डिवोर्स लेने का प्लान बदल चुकी है। पर जब वो कोर्ट की ओर जा ही रही होती है तो उसे मिलता है विलियम, जो कि रिंग देकर उसे दोबारा से प्रपोज करता है, जिससे जूली सारी बातें समझ जाती है कि ये रिंग तो मैंने घर पे रखा था, पक्का जैक ने ही विलियम को दिया होगा, यानी वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो चाहता है कि मैं दोबारा विलियम के साथ सेटल हो जाऊं। इसलिए दोस्तों वो विलियम का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करती। साथ ही वो जब कोर्ट में जाती है तो अपने लॉयर से कह देती है कि मैं बस डिवोर्स लेकर जैक की लाइफ से दूर जाना चाहती हूँ, मुझे उसकी फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए। इसके बाद कोर्ट में और कोई बहसबाजी का स्कोप नहीं बचा होता। जज इनका डिवोर्स मंजूर कर लेते हैं। इसके बाद जूली अचानक से गायब, जिससे जैक बेचैन हो जाता है। वो हर जगह जूली को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो नहीं मिलती। उसने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया होता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं पता कि वो आखिर कहाँ गई। और तब जैक नोटिस करता है एक लाइट हाउस की तस्वीर को, जिसे जूली हमेशा अपने घर पे रखती थी। फिर क्या था, जैक निकल जाता है उस लाइट हाउस की तलाश में। वो हर जगह उसे ढूंढता है, एक एक करके 5 बीच पे जाता है और फिर आखिरी में उसको जूली दिखाई देती है। वो बस बीच को अकेला खड़ा होकर निहार रही होती है और जैसे वो जैक को देखती तो बिल्कुल हैरान। तब शुरू में तो जैक अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। वो बस कहता है कि ये तुम्हारी लाइट हाउस की फोटो मेरे घर पे रह गई थी, मैं बस यही लौटाने के लिए आया था। वो कहती है अच्छा तो अब, और फिर जैक हिम्मत करके आई लव यू बोल देता है दोस्तों, इतने सारे ड्रामे के बाद। और उसी वक्त वो नील डाउन होकर जूली से कहता है, मिस जूली, क्या आप दोबारा से मेरी वाइफ बनना चाहेंगी? आपकी गैर मौजूदगी में ही मुझे आपकी कमी का एहसास हुआ है। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूँ। हमारी खट्टी मीठी सी लव स्टोरी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जूली भी खुशी खुशी मान जाती है और कहती है मैंने गुस्से में अपनी जॉब छोड़ दी। तो वो कहता है कोई नहीं, आप तो अब $3 मिलियन की मालकिन हो, जो मेरा है वो आपका ही है। और ये सुनकर जूली दोस्तों खुश। फिर लास्ट में हमें इनकी शादी का सीन दिखाया जाता है, ऑफिशियल शादी का। इनकी तो शादी हो रही है जिससे ये काफी खुश हैं। साथ ही टिप्सी और जेम्स भी आपस में अपना लग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।